नमस्कार बच्चों, मैं पुष्पेंदु बे ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। सामाजिक विषय के साथ राजीव क्वेश्चन बैंक 2024 के जिस ढंग से अनवरत क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं सॉल्यूशन से संबंधित, उन्हीं प्रश्नों के साथ आज हम लोगों का टॉपिक है संघवाद। लेकिन शुरू करने के पहले बच्चों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीति से संबंधित, नागरिक शास्त्र से संबंधित विषय। और विषय के साथ साथ पढ़ने के पहले यह भी अवगत हो जाए हम लोग कि हम लोगों का प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। पहला देखिएगा, बहुविकल्पी प्रश्न है जो 1 अंक के होंगे। कितने अंक के? 1 अंक के। दूसरा है वर्णनात्मक 1 जो 4 अंकों का होगा। फिर वर्णनात्मक पार्ट 2 के अंतर्गत आएगा जो 6 अंकों का होगा। तो आज हम लोगों का बच्चों क्या टॉपिक है? संघवाद। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। संघवाद से संबंधित हम लोगों का अपना क्या क्वेश्चन है, तो शुरू करें। पहला क्वेश्चन हमारा है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? पहला क्वेश्चन क्या है? संविधान में के अंतर्गत कितनी भाषाओं को, अनुसूची कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो यह कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को। कितनी भाषाओं की बच्चों? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। जो किस अनुसूची में है? यहां ध्यान देना, किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। कितनी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान के अंतर्गत कुल सूचियां कितनी है बच्चों? तो कुल सूचियां हैं 12 अनुसूची। कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूची हैं। और 12 अनुसूची के क्रम में अगर जाएंगे तो 8वीं अनुसूची जो है वह 8वीं अनुसूची बच्चों किससे संबंधित है? 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। किससे है? भाषा से है, जिसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का। तो अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न है, संविधान में उल्लिखित 3 अनुसूचियों में से निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? यहां का प्रश्न देखिएगा, संविधान में उल्लिखित 3 अनुसूचियों नहीं बल्कि 3 सूची बनाई गई है। यह 3 अनुसूची नहीं बल्कि क्या बनाई गई बच्चों? 3 सूचियां बनाई गई हैं। संविधान में कितनी सूचियां? 3 सूचियां बनाई गई हैं। और यह बनाया क्यों गया है? 3 सूचियों का उल्लेख हो रहा है। 3 सूचियां क्या हैं? 3 सूचियां बच्चों यह है कि हमारे यहाँ जो शासन चलेगा, शक्तियों का वितरण किया गया है। क्या किया गया? शक्तियां कौन किसके पास है? तो जो 3 सूचियां हैं वह कौन कौन सी हैं? संघ सूची, राज्य सूची। कौन कौन सी है बच्चों? संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है बच्चों समवर्ती सूची। कौन सी सूची है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 3 सूचियां। इसके बाद एक है अवशिष्ट सूचियां भी हैं, लेकिन यहाँ जो उल्लेख किया गया है, ध्यान देना, संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो 3 सूचियां कौन कौन सी हैं? संघ सूची, दूसरा राज्य, तीसरा समवर्ती। एक और है अवशिष्ट, जिसका उल्लेख कहीं नहीं लिया गया है। ऐसे विषय अगर आते हैं तो केंद्र के अंतर्गत चले जाएंगे। तो संघ सूची, राज्य सूची और कौन सा? समवर्ती। अब इन 3 सूचियों में प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सा विषय जो है जो समवर्ती सूची में नहीं है। पहले यह ध्यान दीजिए, संघ सूची में जो विषय होंगे उस पर कानून बनाया जाएगा। शक्तियों का वितरण है तो शक्तियां का वितरण मतलब उससे कौन कानून बनाएगा? तो संघ सूची में जो विषय हैं बच्चों, कौन कानून बनाएगा? केंद्र बनाएगा। कौन बनाएगा? केंद्र।
राज सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र और राज्य दोनों बनाएंगे। कौन बनाएगा? केंद्र और राज्य। अवशिष्ट जो विषय हैं जो नहीं लिखे गए हैं वह सीधे सीधे कौन कहाँ हो जाएंगे? संघ सूची के अंतर्गत। अब यहाँ यह पूछ रहा है कि समवर्ती सूची में शामिल हैं निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जो समवर्ती जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाती है? तो जरा आप बताओ। शिक्षा, कृषि, पुलिस, रक्षा। तो यहां आप देखेंगे तो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि शिक्षा पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाती हैं और इसे कहां रखा गया बच्चों? समवर्ती सूची के अंतर्गत। कहां रखा गया? समवर्ती सूची में। तो क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न। वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? केंद्र शासित प्रदेश तो भारत में याद रखिएगा बच्चों 28 राज्य। कितने राज्य? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। कैसे? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस समय भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया गया। तो यहां विकल्प कौन सा हो जाएगा? भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों? ये होगा। कौन सा? और यहां कौन सा होगा? 22 विषय थे। यहां शिक्षा और यहां कौन सा? 8 हैं, अर्थात यह विषय है। आते हैं संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। अधिकारों का क्या है? विभाजन होता है। अब प्रश्न है कि संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकार अर्थात शक्तियों का या अधिकारों का वितरण होता है। और वितरण किसके किसके बीच होता है? तो वितरण जो किया जाता है शक्तियों का बच्चों, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियां क्या हैं? डिवाइड की गई हैं। जैसा यहां भी बताया कि ये शक्तियों का वितरण ही है। केंद्र पर कानून बनाएगा, राज्य पर कानून बनाएगा। समवर्ती पर दोनों बनाएंगे। ये हमारा क्या है? शक्तियों का वितरण किया गया, विभाजन होता है। और यह शक्तियां किसके किसके बीच? केंद्र और राज्य पर, कि कौन किस पर कानून बनाएगा। इसी के आधार पर विभाजन किया गया है। तो संघ शासन की 2 प्रणालियां हैं। लेकिन आपका प्रश्न यहां जो पूछा गया बच्चों केवल यह है संघात्मक शासन। तो संघात्मक शासन बनना केंद्र और राज्य। एकात्मक शासन में केंद्र के द्वारा शक्तियां दी जाती हैं। केंद्रीय शक्ति के द्वारा अपने अधीनस्थ प्रांतों को क्या किया जाता है? शक्तियां दी जाती हैं। जबकि संघात्मक शासन में बच्चों केंद्र और राज्य में शक्तियां वितरित हैं। वह संविधान के द्वारा निर्गत की गई है, बताई गई है कि यह केंद्र में है या राज्य में है। शेष समवर्ती पर दोनों कानून बनाएंगे, वहां यह अंतर है। और वहां कई शक्तियां दी जाती हैं। आते हैं विकल्प पर, देखते हैं जरा बच्चों। यहां क्या कहा? संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। किसके किसके बीच? केंद्र एवं राज्यों के मध्य। किसके बीच? केंद्र और राज्यों के मध्य होता है। तो चलें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखें हम लोगों का है क्या। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? अभी आपको हम पढ़ाए सूचियां हमारी कितनी? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती। संघ सूची। अब यहां संघीय सूची पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? संघीय सूची अर्थात संघ की सूची पर के अंतर्गत कौन से विषय आएंगे? तो संघ सूची बच्चों किससे है? केंद्र सरकार कानून बनाएगी। कौन बनाएगी? केंद्र सरकार। तो इसमें बताओ कौन सा सूची है जिस पर केंद्र ध्यान देती है? वह कौन सा है? रक्षा। रक्षा पर कौन कानून बनाता है? केंद्र सरकार, है ना, रक्षा पर। अगला प्रश्न है मताधिकार की आयु क्या है? मताधिकार की आयु क्या है? आर्टिकल 326 नहीं याद करना है आपको, फिर भी 326। आइए यहां क्या करा? मताधिकार, मत देने का अधिकार की आयु क्या है?
कितने वर्ष के लोगों के द्वारा मत दिया जा सकता है? तो हमारे यहाँ क्या है, 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को मत देने का अधिकार प्राप्त है। अगले 18 या 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को मत देना, 18 वर्ष के लोगों को वयस्क मान लिया जाता है। लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ? भारत का एक भारत क्या है? भारत बच्चों क्या है? एक लिखित संविधान। भारत का संविधान कैसा संविधान है? लिखित है। और यह लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। लेकिन केवल 26 जनवरी को इंडिकेट किया है, तो हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 अर्थात 26 जनवरी को लागू हुआ। बढ़ें, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है? तो भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? दिया क्या विकल्प है? उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी। उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी। तो भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बच्चों क्या है? हिंदी। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा, भारत की राजभाषा आर्टिकल में पढ़ेंगे 343 से लेकर 351 तक राजभाषा के संदर्भ में बताया जा रहा है। लेकिन यहां हमें जो पढ़ना है, यहां याद करना है कि भारत की राजभाषा कौन सी है। तो भारत की राजभाषा हमारी क्या है? हिंदी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज सूची में नहीं है? पुलिस है, कृषि है, सिंचाई है, मुद्रा जो है राज का नहीं बच्चों, बल्कि किसका है? केंद्र का है। किसका है? राज का नहीं बल्कि किसका है? केंद्र के अंतर्गत आता है। तो यहां हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा? मुद्रा से संबंधित प्रश्नों में क्या लेंगे? यहां क्या पूछा? राज सूची में नहीं है, तो राज सूची में कौन नहीं है? मुद्रा। भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं? अभी हम चर्चा किया गया कि भैया हमारे यहाँ सूचियां बती हैं कि आप इस पे काम करिए, आप इस पे। तो केंद्र को जो काम दिए गए वह उसका नाम रखा गया बच्चों संघ सूची। राज्यों को जो काम दिए गए, बताया गया इस पर कानून बनाने का, वह दिया गया है राज सूची। और इसके बाद एक सूची और आती है समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो प्रश्न क्या कहा? प्रश्न करा भारत में और इस समवर्ती के बाद भी एक और सूची आती है अवशिष्ट। अवशिष्ट एक ऐसी सूची है जिसका किसी भी सूची में उल्लेख नहीं है, जिसका किसी भी क्षेत्र सूचियों में उल्लेख नहीं है, फिर भी उसकी जरूरत पड़ी तो ऐसे विषय कहाँ रखे जाएंगे? अवशिष्ट। अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया बेटा? तो यह है किसको दिया गया? केवल राज्य को नहीं, यह संघ को दिया गया है। समवर्ती पर केंद्र और राज्य दोनों बनाएंगे, लेकिन अवशिष्ट जो विषय है बच्चों उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? संघ को दिया गया है। अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में पंचायत राज की शुरुआत देखा जाए तो भारत में पंचायत पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में 1992 में के तहत, कब? 1992 के तहत 2 संशोधन, 73वां और 74वां संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। कब? 1992 के अंतर्गत पंचायती राज को लागू किया। हिंदी किस प्रकार की भाषा है? राजभाषा, क्षेत्रीय भाषा, अल्पसंख्यकों की भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी बच्चों क्या है? राजभाषा है। क्या है? राजभाषा। जहां आर्टिकल भी बताया गया 343 से 351 इसके संदर्भित विषयों पर काफी चर्चाएं संविधान के अंतर्गत उल्लिखित की गई हैं। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित से कौन सा राज सूची का विषय है? कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत है? मुद्रा नहीं, विदेश, संघ सूची विदेश कार्य, संघ बैंकिंग, संघ व्यापार जो है वह किससे है? व्यापार बच्चों किससे है? राज्य सूची से। बाकी मुद्रा हो, विदेशी कार्य हो, बैंकिंग, यह तीनों संघ से हैं, जबकि व्यापार जो है वह किससे है? राज्य सूची से संदर्भित है। किससे है? राज्य सूची। तो पढ़ें अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से संघात्मक शासन कहाँ नहीं है? संघात्मक शासन कहाँ नहीं है? संघात्मक शासन भारत, श्रीलंका,
बेल्जियम, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो पूरी तरह से कहा जाए ये भी श्रीलंका भी संघात्मक का देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी संघात्मक, बेल्जियम भी संघात्मक है। भारत को पूरी तरह से संघात्मक नहीं कहा जा सकता। भारत देह का स्वरूप देखने में संघात्मक है, लेकिन इसकी आत्मा क्या है, एकात्मक हो जाती है। विशेष परिस्थितियों में भारतीय संविधान एकात्मक की तरफ बढ़ता कहने के लिए तो संघात्मक है, लेकिन इसका स्वरूप क्या है, एकात्मक है। असंघात्मक होते हुए इसका झुकाव कहाँ है, एकात्मक की तरह। इसीलिए केसी हुए जैसे विद्वान इसे का अर्धसंघी, क्या कह दिया, अर्धसंघित। लेकिन यहां पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो संघात्मक शासन की कहां नहीं है, तो यहां उत्तर हमारा क्या होगा बच्चों, भारत। निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है, कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। यहां देखा जाए शक्तियों का वितरण, शक्तियों का केंद्रीकरण, सर्वोच्च न्यायपालिका, कठोर संविधान, कौन संघात्मक, तो याद रखिएगा शक्तियों का जो बच्चों केंद्रीकरण है, यहां ध्यान देना इस प्रश्नों को, शक्तियों का जो केंद्रीकरण है वह एकात्मक शासन में है। कहां है, एकात्मक शासन के अंतर्गत आएगा। कहां आएगा, एकात्मक शासन के अंतर्गत। और शक्तियों का विकेंद्रीकरण जो है वह संघात्मक शासन के अंतर्गत। तो शक्तियों का वितरण जो है वो कहां है, शक्तियों का वितरण संघात्मक में है। सर्वोच्च न्यायपालिका संघात्मक है, कठोर, जितनी सरलता से एकात्मक संसाधन संविधान संशोधित किए जाते हैं उतनी आराम से संघात्मक नहीं। तो यहां क्या नहीं होगा, शक्तियों का केंद्रीकरण। तो हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, शक्तियों का केंद्रीकरण। अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न यहां हम लोगों का क्या है, तो शुरू करते हैं बच्चों इसी से संदर्भित क्वेश्चन। लेकिन यह क्वेश्चन जो आपको लिखने का ट्रेंड होगा वर्णनात्मक क्वेश्चन है और कितने अंकों का है, 4 अंकों का। तो कहने मतलब उससे विस्तृत ही रहेगा। तो चले देखें पहला क्वेश्चन कैसे हम लिखेंगे, कैसे पूछा जाता है। यहां हम देखें 1992 ईस्वी के संविधान संशोधन द्वारा 1992 में 73वां 74वां पंचायत की बात कहने जा रहा प्रश्न, यह भी ध्यान देना। 1992 पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल की बात है। 1992 के संविधान संशोधन द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था में विकेंद्रीकरण को प्रभावी बनाने के लिए क्या प्रयास किए गए। लोकतंत्र को विकेंद्रीकरण, स्थानीय जनता को भी राजनीति में सम्मिलित करने के, राजनीति में उनका लगाव हो और जिससे उन्हें भी लगे, शासन व्यवस्था से जोड़ने के लिए विकेंद्रीकरण की नीति को अपनाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए। तो यहां देखिएगा 1992 में संविधान संशोधन के द्वारा विकेंद्रीकरण हो, केंद्रीकरण है, विकेंद्रीकरण मतलब शक्तियां को क्या किया जाए, राजनीति से जोड़ा जाए, विकेंद्रीय शासन सत्ता से सबको जोड़ करके विकेंद्रीकरण हेतु जो प्रयास शासन के द्वारा किए गए हैं। पहला है हर राज्य में पंचायत व नगर पालिका चुनाव कराने के लिए, पहला विकेंद्रीकरण के लिए क्या कहा गया कि हर राज्य में पंचायत जो ग्रामीण स्तर पर, नगर पालिका चुनाव जो शहरों से रिलेटिव है, कराने के लिए पहला काम है राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। संविधान लोकतांत्रिक व्यवस्था को विकेंद्रीकरण को जब लाया गया 92 के द्वारा प्रभावी बनाने के लिए पहला काम क्या किया गया, इससे प्रभाव रहे, इसका दूरगामी परिणाम भी अच्छा हो, बनाने के लिए क्या किया गया, पंचायत और नगर पालिका का जो चुनाव की व्यवस्था दी गई उसके लिए क्या कहा गया, इसके लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था, किसी के दबाव में नहीं बल्कि स्वतंत्र संस्था का गठन किया
गया या सरकार के द्वारा किया गया। दूसरा जो प्रयास किया गया वह राज्य सरकार को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। राज्य सरकार के अंतर्गत पंचायत आ रहे हैं, इस वजह से बच्चों याद रखिएगा, राज्य सरकार को अपने राजस्व का जो प्राप्त करते हैं उसका कुछ परसेंट और उनके जो अधिकार क्षेत्र में ऐसे कुछ अधिकारों को यह पूरी तरह से कुछ हिस्से को स्थानीय स्वशासी निकाय को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति में राज्य में अलग अलग है। यह जो सत्ता का पंचायती का व्यवस्था दी गई है प्रत्येक राज्यों में एक जैसा नहीं है, वह कुछ न कुछ अलग अलग जैसा है। तो प्रत्येक शासन के अंतर्गत राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा किसको देना पड़ेगा? स्थानीय स्वशासी निकायों को, जो कहा जाए कौन सी स्थानीय स्वशासी निकाय? पंचायत, ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, शहरी स्तर पर नगर पालिका का चुनाव। तीसरा क्या विकेंद्रीकरण संविधान संशोधन के द्वारा क्या प्रयास किए गए? तीसरा किया गया स्थानीय स्वशासन निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। इनका भी चुनाव नियमित रूप से सही ढंग से कराना क्या है? बाध्यता है। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए सीटें आरक्षित हैं। तो हमारे यहाँ स्वशासी निकायों को प्रभावी और प्रयास बनाए रखने के लिए इनके निकायों के सदस्यों, पदाधिकारियों के पदों में किसको? अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़े बच्चों वर्गों के लिए बच्चों क्या सीटें आरक्षित की गई। और इसमें शासन द्वारा 1/3 संविधान के अंतर्गत 1/3 पद महिलाओं को आरक्षित हैं। पंचायत में 1/3% किसके लिए? महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। और प्रश्न के अंतर्गत अगर देखा जाए तो नगर पंचायतों के अंतर्गत ये सारे प्रावधान किए गए। तो नगर पंचायतों स्थानीय निकायों को आप जानते रहिएगा बच्चों, 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। एक अथक प्रयास के बाद 1952 से ही ग्राम पंचायतों की गठन की बात और नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत इसकी बात रखी गई थी कि शासन सत्ता ग्राम पंचायतों का स्थानीय निकायों को आम जनता की राजनीति की भूमिकाओं में जोड़ने के लिए, उसे अधिकार देने के लिए लगे हम देश के अंतर्गत मुझे प्राप्त हो रहा है। डायरेक्ट विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को लागू करने के लिए यह पंचायती राज संस्थाओं का प्रयास किया गया और सरकार के द्वारा इसके लिए जो कार्य किए गए वह उल्लेख करना होगा कि इसके द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए। तो क्या क्या प्रयास किए गए अभी हम इसकी चर्चा किए। यहां पर क्या दूसरा प्रश्न क्या है? ग्राम पंचायत के गठन को स्पष्ट कीजिए। कह रहा ग्राम पंचायत के का गठन कैसे होता है यह स्पष्ट कर रहा। तो ग्राम पंचायत में वैसे भी एक गांव में क्या नियम कर रहा? ग्राम पंचायत का गठन भाई, एक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है। प्रत्येक गांव में आप कह सकते हैं एक गांव में या प्रत्येक गांव में, वही बात हुआ, एक गांव या प्रत्येक गांव में क्या होगी? एक ग्राम पंचायत होती है। गठन के संदर्भ में याद रखिएगा। और ग्राम पंचायत एक तरह की परिषद है या क्या काउंसिल है जिसमें कई सदस्य, एक परिषद है, ग्राम पंचायत एक परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। ग्राम पंचायत प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होगी और इस ग्राम पंचायत को एक तरह से कैसा कार्य करेगी? परिषद के रूप में, जिसमें इस परिषद के अंतर्गत बच्चों कई सदस्य और एक अध्यक्ष होते हैं। सदस्य कहां से आएंगे? ये वार्डों से चुने जाते हैं। कहां से चुने जाएंगे? वार्डों से। उन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। ये जो सदस्य हैं कहां से चुने जाएंगे? वार्डों से।
और इन्हें क्या कहा जाएगा? पंच कहा जाता है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को प्रधान कहते हैं। सदस्य कौन है? वार्डों से चुने, जिसे पंच कहते हैं। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रधान कहते हैं। प्रधान, मुखिया हमारे जो रखा गया प्रधान, इनका चुनाव भी कैसे होता है? गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान कर के जरिए इनका भी चुनाव करते हैं। ग्राम प्रधान का भी चुनाव डायरेक्ट रूप से जनता के, उस गांव के संपूर्ण जनता जो वयस्क हो चुके हैं, 18 वर्ष तक हो चुके हैं, ऐसे लोग ग्राम प्रधान के चुनाव में भाग लेते हैं। इसे अब यह पूरे गांव के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। पूरे गांव के संदर्भ में कोई महत्वपूर्ण बात हो, वहां यह संस्था नेते। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। किसकी देखरेख में? ग्राम सभा की देखरेख में। गांव की सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत में गांव के सभी मतदाता इसके क्या हैं? सदस्य हैं। इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा करने के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी पड़ती है। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायतों का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा करने के लिए कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी पड़ती है। किसकी? ग्राम पंचायत की बैठक बुलानी या करनी पड़ती है। तो यहां प्रश्न क्या था? गठन कैसे होता है? तो यह ध्यान दीजिएगा, ग्राम प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वार्ड में या उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो सदस्य रहते हैं, सदस्य इसके वार्डों के में या सदस्यों के माध्यम से इनके सदस्य होते हैं और इनका भी चुनाव प्रत्यक्ष होता है। और प्रत्यक्ष इनके लिए जो चुनाव होगा वो सारे, चाहे प्रधान हो चाहे सदस्य, वयस्क रूप से होते हैं। और पूरे गांव का जो फैसला होता है इस संस्था के द्वारा लिया जाता है। और पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस तरह किया गया है? शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया बच्चों? अभी हम बताएं। भारत में केंद्र और राज्य कैसे कैसे चल रही हैं, कैसे, क्योंकि अगर 2 संप्रभुताशाली लोग हैं, अगर कार्यों का विभाजन नहीं होता तो एक कार्य दूसरे से जरूर प्रभावित करेगा। इसीलिए प्रभावित न करें, अपने अपने कार्यों को सभी लोग पूर्णता करें, इसके लिए शक्तियों का क्या किया गया बच्चों? विभाजन किया गया है। यहां देखेंगे भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करने का जो तरीका है, यही प्रश्न यहां भी दूसरा भी किया गया है। सेम वही प्रश्न है, कैसे किया गया है? तो वह विभाजन जो किया गया बच्चों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची अवशिष्ट विषय के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच शक्तियां कैसे विभाजित हैं? क्या कहोगे? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन जो सूचियां कहीं नहीं लिखी गई उसे कहां रख दिया गया बच्चों? अवशिष्ट। तो आते हैं, जरा देखते हैं प्रश्न को। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों में विधायी अधिकारों का विभाजन, कानून कौन कौन से दिए गए? विधायी अधिकारों माने कानूनी अधिकारों का विभाजन कहां किया गया? 3 सूचियों में किया गया। वह तीनों कौन है? संघ सूची। तो संघ सूची किस पे कानून बनाएगा बच्चा? प्रतिरक्षा, रक्षा पर, विदेश पर, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के जो भी विषय हैं उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय महत्व के जितने भी मुद्दे हैं बच्चों, उस पर कौन कानून बनाएगी? केंद्र बनाती है। राज्य सूची में कौन आएगा? पुलिस आएंगे, व्यापार आएगा, वाणिज्य आएगा, कृषि आएगा, सिंचाई जैसे ये प्रांतीय महत्व के विषय हैं। और प्रांतीय होने के नाते इस पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। बात आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर
में कौन विषय आएंगे? शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह जैसे विषय शामिल हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को है। यह भी किसको है? केंद्र और राज्य। लेकिन जब दोनों कानून में टक्कर हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया कानून ही मान्य होता है। समवर्ती सूची एक ऐसा विषय है बच्चों जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाती है। यदि इस पर कहीं विवाद हो जाता है तो केंद्र के बनाए हुए कानून प्रभावी होते, मान्य होते हैं। आती बात अंतिम अवशिष्ट विषय की सूची में कौन रखे गए हैं? जो तीनों सूचियों में शामिल नहीं थे, जो किसी भी सूची में उल्लेख नहीं है, ऐसे विषय अगर आ जाते हैं कानून बनाने से संदर्भित तो उसे बच्चों कहां रखा जाएगा? तीसरी अनुसूची में। तीसरी सूची कहां? तीसरी का मतलब कोई पर्टिकुलर 1 2 3 नहीं, बल्कि उसे कहां रखे गए? अवशिष्ट विषय में, जो कर्नाटक के आर्टिकल 148 बोल रहा है। अगर देखा जाए तो यहां पर हमारा अवशिष्ट विषय कहां से? जो ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित हो रहा है। किससे प्रभावित हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित हो रहा है। और केंद्र और राज्य के संबंध में अगर आर्टिकल की बात किया जाए तो 245 से लेकर के बच्चों लगभग कहा जाए 245 से लेकर के 255, और अवशिष्ट विषय की बात कहा जाए तो 248 का कॉन्सेप्ट है अनुच्छेद पर। तो वहां उतना नहीं जानना है, हमें सिर्फ यह जानना है कि अवशिष्ट विषय सूची में है, किस विषय में रखेंगे? अवशिष्ट विषय वह विषय कहे जाएंगे जिनका उल्लेख तीनों सूची कौन? संघ, राज्य और समवर्ती में जिसका उल्लेख नहीं था, या नए विषय जो आ गए हैं जिनका उल्लेख नहीं किया गया, उन पर कौन कानून बनाएगा? ऐसे विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र को। तो बढ़े तो शक्तियों के वितरण के संदर्भ में भारतीय संविधान भारत के परिप्रेक्ष्य में 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख किया, और भी एक सूची बनाई गई जिसे अवशिष्ट कहा गया, अर्थात वह विषय जो तीनों सूचियों में सम्मिलित नहीं है, अर्थात जिनका कहीं उल्लेख नहीं है, उसे अगर जरूरत पड़ती है आते हैं बनते हैं तो ऐसे विषय रखे जाएंगे कहां? अवशिष्ट पर, जिस पर देखा जाए तो केवल उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ एक अर्धसंघीय ढांचा है। भारत का संघ अर्ध फेडरल, यहां भारत का संघ केसी व्हीयर ने कहा अर्धसंघीय संविधान भारत को। प्रश्न क्या? भारतीय संघवाद क्या है? अर्धसंघीय ढांचा है। इसकी पुष्टि किन्हीं 3 कारकों का उल्लेख कीजिए। इसे हम क्यों अर्धसंघीय ढांचा कह रहे हैं? इसकी आलोचनात्मक पढ़े। यह क्यों अर्धसंघीय कहा जा रहा? संघ नहीं कहा जाता, संघात्मक नहीं कहा जाता। बच्चों क्यों इसे अर्धसंघीय कहा जाता है? इसके आलोचनात्मक परिचय क्यों कहा जा रहा है, इसी का जानना है। पहला, अर्धसंघीय से कहा जाता है कि अर्धसंघीय में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि सारी शक्तियां संविधान के अंतर्गत विभाजित होनी चाहिए, अर्थात संविधान सर्वोच्च होता है और उसमें शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, संघात्मक का लक्षण है। और साथ ही साथ स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए। और स्वतंत्र न्यायपालिका का दोहरी नागरिकता का प्रावधान क्यों इसे अर्धसंघीय कह दिया गया, संघीय नहीं? यहां बता रहा है, पहला राष्ट्रीय एकीकरण, जो राष्ट्रीय एकीकरण की भावना है, जैसे भारतीय संविधान सभा ने वास्तविक संघ का निर्माण नहीं करने का निर्णय, भारतीय का जो संविधान सभा है वह वास्तविक रूप से संघ का निर्माण नहीं करने का निर्णय तत्कालीन अनिश्चित परिदृश्यों को देखते हुए लिया। क्या कर रहा है कि भारत का संविधान सभा, जो कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा बना था, वह संविधान सभा वास्तविक संघ का निर्माण नहीं करने का निर्णय तत्कालीन अनिश्चित परिदृश्यों को देखते हुए लिया था।
तत्कालीन अनिश्चित परिदृश्यों को देखते हुए लिया गया कि नहीं, संघात्मक है, लेकिन देश को यह जरूरत पड़ी एकात्मक होने में, क्योंकि भारत की शक्तियां, भारत पर जो अटैक, भारत की जो संप्रभुता टूटी है, उसमें कहीं न कहीं भारतीयों के मन में था कि जब हम केंद्र में कमजोर होते हैं तो शक्तियां इधर से हमारे ऊपर अटैक करती हैं या हम गुलामता की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, तो भारत के नए संविधान में संघात्मक को अपना करके केंद्र हमारा कहीं से मजबूत किसी भी कंडीशन में ना हो, जरूरत पड़ी तो और भी मजबूत बनाया जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्माण करने का पूर्ण संघ न बनाकर, पूर्ण संघ नहीं बनाया गया, बल्कि अनिश्चित परिदृश्यों को देखते हुए लिया था कि अनिश्चित अगर ऐसी कोई परिदृश्य आती है, किसी आताताई राष्ट्र के द्वारा हमारी संप्रभुता पर अटैक किया जाता है, तो हमें आवश्यकता के अनुरूप एकात्मक होने में विलंब न लगे, और होता भी नहीं। आर्टिकल 352, 56, 60 है हमारे, निपटा जाए। दूसरा, धर्म के आधार पर पाकिस्तान की मांग के साथ अन्य भारतीय राज्यों में भी अलग अलग राष्ट्र राज्यों के सीजे की कुछ मांगे उठ रही थी। एक तरह धर्म के आधार पर देश का विभाजन 14-15 अगस्त को हुआ है, और उसी आधार पर अन्य स्टेट भी अपनी मांग उठा रहे थे। परिणाम स्वरूप संविधान में अनुच्छेद 356 जैसे विभिन्न प्रावधान जोड़े गए। अन्य राज्य इस मांग को उठा रहे थे। इससे निजात पाने के लिए बच्चों क्या जोड़े गए? अगर संघ उस परिप्रेक्ष्य में रखा गया होता तो सारे राज्य या प्रांत अपने आप को अलग करने का प्रयास कर रहे थे, करते भी हैं। तो ऐसी विशेष परिस्थितियों में जो मांगे उठती या उठ रही थी उस समय, आगे भी उठ सकती है। अगर ऐसा होता तो बहुत सारी उठती, होने के बाद भी उठने प्रयास करते हैं। तो परिणाम स्वरूप संविधान में अनुच्छेद क्या जोड़ दिया गया? 356 जोड़े गए। एकात्मक विशेषताओं वाली एक संघीय संरचना ने इस तरह के परिदृश्यों से निपटने हुए एक अवसर प्रदान किया। एकात्मक विशेषताओं, जब भारत की आवश्यकता हो तो भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी इसकी आत्मा पूरी तरह से एकात्मक हो जाती है। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में भारतीय संविधान क्या बच्चों? संघात्मक है। कई विदेशी शक्तियों से, कई राष्ट्र के किसी कारण से अव्यवस्थाएं उत्पन्न होती हैं, तो ऐसे परिदृश्य से निपटने के लिए भारत पूरी तरह से एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर ले जाता है। वह भारत के लिए आवश्यकता थी कि पाकिस्तान उधर धर्म के आधार पर विभाजन हो रहा था, यह मांगे अन्य राज्यों में उठ रही थी, और इसी आधार पर 356 को जोड़ा गया। फिर अगर देखा जाए तो संविधान सभा ने वह संघ नहीं जैसे अन्य संघ के अंतर्गत कहा गया, बल्कि केंद्र को मजबूत करते हुए दोहरी नागरिकता नहीं बल्कि इकहरी नागरिकता का भी प्रावधान कर दिया। अगला है सहयोग और समन्वय। एक अर्ध संघीय संरचना ही केंद्र को प्लस पोलियो कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों का समन्वय करने का अवसर देती है। सहयोग और समन्वय, केंद्र को पल्स पोलियो कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय स्तरों के कार्यक्रमों को समन्वय करने का क्या देती है? अवसर देती है। प्रक्रियात्मक सुगमता। प्रक्रियात्मक सुगमता का आशय है कि भारतीय संसदीय प्रणाली अपने द्विसदनीय विधानमंडल के साथ, भारत में कि जो संसदीय प्रणाली है वहां कितनी विधानमंडल? द्विसदनीय विधानमंडल हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे वास्तविक संघ में विधि पारित करने की प्रक्रिया की तुलना में अधिक क्रियात्मक सुगमता प्रदान करती है। संसदीय प्रणाली अपनी द्विसदनीय विधानमंडल के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे वास्तविक संघ का निर्माण अगर देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका अपनाया है। विधि पारित करने में अगर तुलना करें दोनों की तो भारत में इसकी प्रक्रियात्मक सुगमता को ज्यादा प्रदान करती है। द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था उच्च सदन में राज्यों का उचित प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित करती है।
अंतरराज्यीय विवादों का समाधान, अंतरराज्यीय विवाद या नदी दून जल विवाद हो, इसे भी कहता है। भारत का अर्धसंघीय ढांचा केंद्र को अंतरराज्यीय विवादों में मध्यस्थ के रूप में अपनी भूमिका निभाने का अवसर देता है। उदाहरण के लिए चाहे अनुच्छेद 262 का ले लीजिए, नदी जल विवाद, संविधान का अनुच्छेद 262 अंतरराज्यीय नदी घाटियों के जल से संबंधित हो, चाहे अनुच्छेद 263 में भी अंतरराज्यीय विवादों के निपटने के लिए व्यवस्थाएं की गई। तो 262 के तहत तो यह अंतरराज्यीय विवादों का समाधान केंद्र के माध्यम। तो भारत का पूर्ण संघात्मक की तरफ जैसे कहा जाए कि संघात्मक ही है, ऐसा नहीं कहा सकता, बल्कि भारत का संविधान बच्चों संघात्मक होते हुए यह एकात्मक की जुग है। क्यों ऐसा किया गया? भारत का ऐतिहासिक परिदृश्य जो है वह दिखाई देता है कि केंद्र जैसे जैसे कमजोर होगी, शासन सत्ता जैसे जैसे निर्णय लेने में चूकेगी, कहीं न कहीं बाह्य आडंबर या शक्तियां उस पर अटैक करती हैं, तो समय परिस्थिति के अनुसार ढलने की जो प्रक्रिया भारत की संविधान सभा ने दिया रखा सुझाया वह भारत के लिए काफी सुगम है। और कानून बनाने से लेकर प्रोसीजर जो जहां संघ की व्यवस्थाएं पूर्णतः स्थापित देखा जाए तो ज्यादा प्रक्रियात्मक, ज्यादा सुलभ हमको दिखाई देती है। तो पढ़ें बच्चों, अगले प्रश्नों को देखा जाए। अगला प्रश्न हमारा है, संघात्मक शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं, किन्हीं दो विशेषताओं का यहां दो विशेषता बताया है, यहां प्रमुख विशेषता बताया है, संघात्मक विशेषताओं का उल्लेख करिए। तो ऐसे बच्चों एक बात जानिएगा, भारत संघात्मक शासन किसी भी देश का संघात्मक शासन होने के लिए क्या उसकी मूल विशेषता है, एक सारांश के रूप में पहले जाने। किसी भी देश में अगर संघात्मक है तो पहला उसकी विशेषता है बच्चों, वहां संविधान क्या होगा, वहां का संविधान सर्वोच्च होता है। क्या होता है? संविधान क्या होगा, यह याद रखिएगा। किसी भी देश का अगर संघात्मक शासन है तो वहां कौन सर्वोच्च होगा, संविधान सर्वोच्च होता है। कौन होगा? और संविधान की सर्वोच्चता होने के साथ साथ इसी सर्वोच्च संस्था के द्वारा केंद्र और राज्य के बीच में, किसके किसके, केंद्र और राज्य के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। ये दोनों शक्तियां एक दूसरे के अधीन न होकर बल्कि इनको शक्तियां दी गई कि अपने अपने क्षेत्रों में रहते हुए शक्तियों का इनका क्या किया गया, विभाजन, उस पर एक कानून बनाए। दूसरा कहा गया है, दूसरा जो पॉइंट है संघात्मक का यह है कि संघात्मक शासन अगर देश है तो वहां स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। क्या होगा बच्चों? स्वतंत्र न्यायपालिका। और स्वतंत्र न्यायपालिका के साथ साथ एक इसकी और भी विशेषता है कि प्रत्येक संघातों में दोहरी नागरिकता जो भारतीय संविधान के अंतर्गत नहीं पाई जाती, केवल अमेरिका राज्य में पाई जाती दोहरी नागरिकता, यह इसकी विशेषता है। आते हैं संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषता में बताते हैं। यहां आपको लिखना कैसे है, भारतीय संघीय शासन की किन्हीं दो विशेषताओं का विवेचना कीजिए। पहला, संघवाद। संघवाद क्या है? संघवाद बच्चों कुछ नहीं, सरकार का एक रूप है। सरकार का क्या है? संघवाद क्या है? सरकार का एक रूप है जिसमें क्या है, देश के भीतर सरकार के कम से कम दो स्तर मौजूद हैं। संघवाद क्या है? क्या कहोगे? संघवाद है क्या? संघवाद भाई सरकार का रूप है। और इस रूप में क्या होगा, देश के अंदर सरकार के कम से कम कितने स्तर हैं? दो स्तर मौजूद हैं। पहला स्तर कौन सा है? केंद्रीय स्तर। दूसरा स्तर कौन सा है? राज्य स्तर। अब केंद्र दो रूप हैं, शासन के दो रूप हैं। कौन? एक केंद्र के माध्यम से, दूसरा राज्य के माध्यम से। भारत की स्थिति में संघवाद को स्थानीय, केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य अधिकारों के वितरण के रूप में परिभाषित किया जाता है।
संघवाद के अंतर्गत क्या है? संघवाद क्या कहोगे? सरकार का एक तंत्र है, एक स्वरूप है, एक उसका रूप है, और इस रूप में देश के अंतर्गत प्रत्येक देश के भीतर, देश के अंदर दो प्रकार की बच्चों शासन पाई जाती है। दो सरकारें कार्य करती हैं, एक केंद्र की होती है, दूसरा राज्य की होती है। लेकिन भारत के परिवेश में यदि कहा जाए संघवाद की, तो भारत की स्थिति में संघवाद को हम कहां केंद्र और राज्य तक नहीं रख सकते। वह क्या है? स्थानीय और केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के मध्य क्या है? अधिकारों का वितरण किया गया है। संघ सूची राज्य के है ही है, लेकिन भारत में बच्चों कहां स्थानीय ग्राम पंचायत नगर पालिकाओं के लिए और कहां केंद्र और राज्यों के लिए वितरण किया गया है। तरह के परिभाषित किया जा सकता है। संघीय शासन व्यवस्था में एक ही समय में एक से अधिक प्रकार की सरकारें किसी देश में शासन करें। संघीय शासन में क्या है? एक ही समय में कितनी सरकारें? एक से अधिक प्रकार की सरकारें काम करती हैं। संघात्मक सबसे बड़ी बात, एक ही प्रकार, एक ही देश में एक ही समय एक से अधिक सरकारें कार्य करती हैं। सभी सरकार अपने अधिकार कहां से पाते हैं? संविधान से मिले हैं। यही तो है, यहां जितनी भी सरकारें हैं सबको अधिकार कहां से मिला है? कौन दे रहा है? कोई व्यक्ति नहीं, संस्था नहीं, बल्कि कौन दे रहा है? सरकारें दे रही। इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित है। पहली विशेषता इन्होंने क्या कहा? यहां शक्तियां कहां हैं? स्थानीय, केंद्र और राज्य में। और यह सारे लोग कहां से पाए हैं? संविधान जनित है, संविधान के द्वारा दिए गए हैं। इसकी विशेषता में दोहरी नागरिकता होना। संघात्मक शासन वाले देशों में पहले दोहरी नागरिकता, एक केंद्र की नागरिकता रहेगी तो दूसरा उस राज्य में जहां जो रहता है। लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत में राज्यों की नागरिकता नहीं, बल्कि इकहरी है। हम चाहे भारत के बाहर घूमें, चाहे भारत के अंदर कहीं जाएं, अपनी नागरिकता का परिचय मुझे भारतीय के रूप में देना होता है। तो संघात्मक शासन वाले देशों में कैसी नागरिकता होती बच्चों? दोहरी नागरिकता होती। लोग अपने देश, अपने अपने राज्यों के नागरिक होते हैं। केवल भारत इसमें देखा जाए तो क्या है? इकहरी नागरिकता। यह भी एक कारण है कि भारत संघात्मक होते हुए एकात्मक की तरह कैसे बढ़ रही है। पढ़ें अगले प्रश्नों। यहां हमने देखा दोहरी नागरिकता, और दोहरी नागरिकता और दोहरे उद्देश्य प्राप्त होना। इसका उद्देश्य भी दोहरा है। दोहरा उद्देश्य क्या है? इसको जरा हम लोग देखते हैं। तो दोहरे उद्देश्य प्राप्त होने का मतलब संघीय व्यवस्था में दोहरे उद्देश्य, पहला देश की एकता और सुरक्षा करना। इनका क्या उद्देश्य है? एकता और सुरक्षा करना, उसे बढ़ावा देना। इसके साथ ही साथ क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान करना। देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता का पहला प्रश्न है। फिर भी इस देश के अंदर क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना इनका दोहरा उद्देश्य है, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य। सरकार एक या अधिक स्तर का होना। इसमें सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है। हमने कहा संघ में केंद्र और राज्य की दो सरकारें तो ही है। जैसे भारत में स्थानीय शासन भी है, तो यहां दो प्रकार की या इससे अधिक भी हो सकती है। एक सरकार जो केंद्र की है, देश के लिए होती है, जिस पर पास राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। फिर राज्य या प्रांत की सरकारें होती है जो राज्य के काम है। स्थानीय सरकारें जो होती हैं वह स्थानीय क्षेत्रीय लोगों के लिए कार्य करती हैं। अगला है सरकार का अधिकार क्षेत्र विस्तृत होना। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। अलग अलग स्तर की सरकारें हैं, लेकिन नागरिकों ने एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। क्या कर कैसे लिया जाएगा, कौन कौन लेगा, उनका अपना अधिकार है। सुरक्षा प्रदान करने में विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। इसलिए संविधान सरकार में हर स्तर के अस्तित्व पर अधिकार की गारंटी की सुरक्षा देता है। क्या कर रहा है? सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी होती है। यहाँ विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख है। उसी आधार पर वह संविधान सरकार के हर स्तर अस्तित्व के प्राधिकार की गारंटी की सुरक्षा देती है नागरिक के साथ, और उसके जो शासन चलते हैं कैसे उसके संबंध होंगे, इसकी पूरी गारंटी
इस अधिकार क्षेत्र में जो बांटे गए हैं संविधान के द्वारा निर्धारित की जाती है। मौलिक अधिकारों को दोनों स्तरों की सरकारों की सहमति से बदलना। संविधान में मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव के लिए दोनों स्तर सरकारों की सहमति होनी आवश्यक है। मौलिक अधिकार जो संविधान के तहत दिया गया है, इसमें अगर कहा जाए केंद्र सरकार, राज्य सरकार की मनमानी या किसी के द्वारा बदला जाए, जब तक दोनों सरकारें सहमत न बदला नहीं जा सकता। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? यह सरकारों को नहीं है, यह बच्चों किसको है? न्यायपालिका को है। और विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों का किसी प्रकार का अगर सरकारों के बीच, केंद्र या राज्य के बीच या राज्य के राज्यों के बीच किसी विवाद में आता है तो इसका अंतिम निपटान सर्वोच्च न्यायालय की निर्णायक भूमिका होती है, उनके द्वारा निपटाया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्नों पर। देखिए अगला है वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने में विभिन्न सरकारें राजस्व को अलग अलग स्रोत निर्धारित होते हैं। उनका राजस्व कहां से मिलेगा, कौन सरकार कहां से लेगी और उनका कैसे वितरण किया जाएगा, वह कहां इन्वेस्ट करेंगे, इसका संविधान में पूरी विस्तृत ढंग से बताया जाता है। आपातकाल में केंद्र की एकात्मक शक्तियां, जैसे देश के अंदर या बाह्य आक्रमण, युद्ध, वाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होते हैं, उस आधार पर संपूर्ण शक्तियां आपातकाल में सारी शक्तियां कहां चली जाती हैं? केंद्र के अंतर्गत, अर्थात 352 का प्रयोग कर सकता है। तो कैसे लिखेंगे? आपातकाल में संघ की कार्यपालिका शक्ति राज्यों को इस बात का निर्देश देने के लिए विस्तृत हो जाती हैं कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय कार्यपालिका के अधीन होकर कार्य करती हैं। जिस समय राष्ट्रीय आपातकाल हो जाता है उस समय राज्य की जो कार्यपालिका है वो किसके अधीन होकर? केंद्रीय शक्ति के अधीन होकर कार्य करती है। आपातकाल की आवश्यकता के प्रवर्तन के समय संसद को राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय पर विधि बना सकती है। जिस समय देश में 352 का प्रयोग हुआ हो उस समय संसद चाहे तो राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। इस अवधि में राज्य विधानमंडल राज्य सूची के पर कानून बना सकते हैं, किंतु वे संसद द्वारा पारित विधियों के अधीन होते हैं। वहां कह रहा है कि अवधि में राज्य विधानमंडल राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं, लेकिन संसद द्वारा पारित विधियों के क्या होंगे? अधीन होंगे। अगला प्रश्न है भारत में स्थानीय स्वशासन के किन्हीं 3 गुणों एवं समस्याओं का उल्लेख कीजिए। भारत में स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं? तो भारत में स्थानीय स्वशासन के गुण क्या हैं? पहला देखिए बच्चों, स्थानीय स्वशासन का गुण है क्या? आते हैं स्थानीय स्वशासन स्थानीय स्वशासन के क्या गुण हैं? पहला है स्थानीय स्वशासन के माध्यम से समाज में, स्थानीय स्वशासन के माध्यम से शासन से समाज के अंतिम व्यक्ति, आम जनता जिसे कहते हैं अंतिम व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित होती है। स्थानीय स्वशासन से ही अंतिम व्यक्ति की भागीदारी समाज में सुनिश्चित होती है, जिसे सुदूर ग्रामीण प्रदेश के नागरिक भी लोकतंत्रात्मक संगठनों में रुचि लेने लगते हैं। यहां क्या कहा? स्थानीय शासन के माध्यम से ही समाज का अंतिम व्यक्ति भी इस राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी होने लगता है और जिससे लोकतंत्र के प्रति उसकी रुचि बढ़ने लगती है। स्थानीय लोगों को स्थान विशेष की परिस्थितियों, समस्याओं एवं चुनौतियों को बेहतर जानकारी होती है और निर्णय में विसंगतियों की संभावनाएं न्यूनतम होती है। भाई क्षेत्रीय समस्याओं कहाँ क्यों है, कैसे, इसके विषय में यहाँ ज्यादा अच्छे से लोग जानेंगे। उसको निपटाने के संदर्भ विसंगतियां क्या हो, न्यूनतम हो, इसलिए यह काम कौन करेगा? स्थानीय स्वशासन।
महिलाएं को न्यूनतम 1/3 आरक्षण प्रदान करने की महिलाएं भी मुख्य धारा में शामिल होती हैं। महिलाओं को भी घर की चार दीवारी के पीछे नहीं, भारत लोकतंत्र की शासन व्यवस्था के अंतर्गत उन्हें पूरी तरह से लाने के लिए उनकी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए 1/3 का जो आरक्षण दे करके उन्हें इस राजनीतिक व्यवस्था के सोपान में शामिल किया गया है, जिसमें लोकतंत्र में उनका पूर्व जो योगदान आज दिखाई भी दे रहा है, इसकी बदौलत वह सराहनीय है। आगे लिखे, इसके माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य स्थानीय समस्याओं को विभाजित कर उनका समाधान अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकता है। यह स्वस्थ राजनीति की प्रथम पाठशाला है। अंतिम बिंदु तक हमारा योजनाएं पहुंचे, अंतिम व्यक्ति जिसे मिलना, जो लाभान्वित होने का पात्र हो, वह लाभान्वित हो, वह सत्य में यह किसी भी लोकतंत्र का प्राथमिक क्या है, पाठशाला साबित हो सकती, जहां से जमीनी स्तर पर समाज के प्रत्येक पहलू को समझ रखने वाले एवं स्थानीय समस्याओं के प्रति संवेदनशील नेता भविष्य के लिए तैयार हो सकते हैं। इसके संदर्भ में तैयार किए जा सकते हैं, हो सकते हैं। यह जमीनी स्तर पर लोगों को नियोजन और संसाधनों को बेहतर प्रबंध, कैसा प्रबंध, बेहतर प्रबंध की भावना पैदा करने में मदद करता है। यह स्थानीय संस्था का मूल काम है आम जनमानस को राजनीतिक व्यवस्था के तहत जोड़ना और जोड़ने की प्रक्रिया में उन्हें पूरी तरह से अधिकार से सुसूचित करना, केवल चार की दीवारदारियों में न रहना। और इससे अगर होगा तो लोकतंत्र के प्रति मत बढ़ेगा और राष्ट्रीयता हमारी एक मजबूत कड़ी के रूप में पनपेगी और यह किसी राष्ट्र के लिए कहा जाए तो एक अमोघ या वरदान साबित होगा। नहीं तो आम जनमानस अगर हमारे शासन व्यवस्थाओं से नहीं जुड़ पाते, उनकी योजनाओं को नहीं जान पाते, तो मोह भंग हो जाता है। तो आगे लिखिए, लेकिन इस स्थानीय समस्याओं से बच्चों समस्याएं क्या है, स्थानीय स्वशासन से क्या समस्याएं, स्थानीय सरकार को दिया गया धन उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। भाई उनके सामने समस्या ये है कि जो इनको धन मिलता है वो मूलभूत आवश्यकता को ही पूरा नहीं कर पाते। कई बार राज्यों द्वारा स्थानीय निकायों के कामकाज के प्रति रुचि की कमी के कारण उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चुनाव को स्थगित करने से लेकर राज्य वित्त आयोग और जिला योजना समितियों के गठन में विफलता तक राज्य सरकारें भिन्न भिन्न प्रावधानों का उल्लेख करती रही हैं। यह इनकी समस्या है। कर्मचारियों की कमी, ये भी एक समस्या है। बुनियादी ढांचों की कमी, यह भी समस्या है। मुद्दे सदैव है स्थानीय निकायों के काम में क्या करते हैं, बाधा डालते हैं। पंचायत और नगर पालिकाएं वित्तीय शक्तियों की कुशलतापूर्वक उपयोग अब तक संभव नहीं हो पाया। बहुत कम ग्राम पंचायत बाजार, मेलों और संपत्ति व्यापार पर कर लगाती हैं। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकार के समांतर ही अन्य निकायों की स्थापना करती ताकि स्थानीय सरकार के क्षेत्राधिकार तक पहुंच प्राप्त कर सके। तो जहां स्थानीय शासन की बहुत सारी राजनीतिक भावनाओं से राष्ट्रीयता के भावनाओं का जुड़ाव हो रहा है, लेकिन आज भी इसका पूर्ण समाधान करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसपे शासन सत्ता के बीच सामंजस्य की स्थापित करते हुए उसका निदान किया जाए। और यह धीरे धीरे हो भी रहा है। जितना शासन जनता जागरूक हो रही है, आम जनमानस जुड़ रहा है, उसका लाभ आम जनता के बीच पहुंच भी रहा है। तो यह हमारी आज किया प्रश्न रहा बच्चों। अगले प्रश्न के चलते हैं, लेकिन उसके पहले क्लास को यहीं पर बच्चों आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।